सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है गैसेस स्टेट, और उसका लगभग इस चैप्टर का हम एंडिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक, उसमें से सेकेंड लास्ट टॉपिक जो कह सकते हैं वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक, ये हमारे लिए मतलब क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक, यहाँ से हमको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, सो गैसेस स्टेट, इसको हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसके इक्वेशंस को डिराइव किया था, वहां से जितने भी गैसेस लॉ थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, उन सबको डिराइव किया था। ठीक, देन फिर इसमें हमने वैन डर वाल गैस इक्वेशन को डिराइव किया, आइडियल गैस और रियल गैस के बिहेवियर को समझा, कॉज ऑफ डेविएशंस क्या होते हैं उसको देखा। ठीक, आइडियल और रियल गैस पे डिफरेंशिएशन भी किया, किस गैस को आइडियल बोलते हैं, किस गैस को रियल बोलते हैं। ठीक, तब इसमें सिर्फ दो टॉपिक बचा हुआ है, उसमें से एक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, और एक है वेरियल इक्वेशंस, बॉयल्स टेम्परेचर का डेरिवेशंस क्या है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितनी बार आप जितना चाहें इस वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गेट रेडी, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट। ठीक, चलिए पहले हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। तो किसी भी मैटर को हम क्या कर सकते हैं, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो एक फॉर्म क्या बोलते हैं हम, सॉलिड। ठीक, एक को क्या बोलते हैं, लिक्विड, और एक को बोलते हैं गैस। ठीक, चलिए सॉलिड में क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है तो उसको बोलते थे सॉलिड स्टेट में है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक, गैसियस में क्या पढ़ा था, यहाँ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी था एक पोस्टुलेट्स कि अगर जैसे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ में हम माने तो इनके बीच में क्या है, जनरली ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते थे, इनको हम सॉलिड्स को आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते थे। ठीक, अब मैं यहाँ पे ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि इसी पॉइंट को हमें समझना है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप, लिक्विड इंटरमीडिएट, गैसेज में सबसे वीक है। ठीक, अब हमें रिवर्स प्रोसेस को समझना है। हमें क्या यहाँ में पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या हमारा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। तो अगर गैस में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक, और लिक्विड में भी अगर हम गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक, तो जस्ट बाय इंक्रीजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस किसी गैस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला चीज यहाँ पे कि किसी गैस को क्या करना है, हमें लिक्विफाई करना है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये तभी पॉसिबल होगा कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम अगर बढ़ा दें तो ऑब्वियसली क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे। ठीक, तो पहला किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो उनके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1, ये पॉइंट दिमाग में आ गया। ठीक, क्लियर। चलिए अब हमने गैस भी दो तरह का पढ़ा था, बोलिए, एक को क्या बोलते थे, आइडियल। ठीक, और एक को क्या बोलते थे, रियल या नॉन आइडियल। इन दोनों को हमने एक पॉइंट बोला था कि एक पॉइंट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आइडियल में क्या बोलते थे, देयर इज नो नेट अट्रैक्टिव फोर्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोई अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते थे आइडियल। हालांकि ये बाद में गलत हो गया था, वैन डर वाल ने इसको करेक्ट किया, वही इसलिए डेविएशन जो पढ़ा था। रियल में क्या होता है कि रियल में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शंस होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक, क्लियर। आइडियल में जनरली क्या बोलते थे कि यहाँ पे कोई नो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेज, या होते हुए अगर किसी में तो बहुत वीक होते हैं, वीक वैन डर वाल टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं।
ठीक। अब यहाँ में क्वेश्चन आता है कि जब आइडियल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मैंने क्यों बोला कि हमें गैस को लिक्विफाई करना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडियल तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। ठीक, बट गैसेस तो लिक्विफाई होती हैं, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, लिक्विड अमोनिया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसलिए कहते हैं ना कि आइडियल गैस क्या होती है, हाइपोथेटिकल, ये एक हाइपोथेटिकल है। रियल गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक, इसी गैस को हमें क्या करना है, लिक्विफाई करना है। ठीक, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करता, या किसी किसी में बहुत वीक वंडर वाल होते हैं, रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हम किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे सपोज यहाँ में एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, इनको क्लोज लाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी दोस्ती करानी पड़ेगी। ठीक, तो उसी के लिए क्या करेंगे कि जस्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या बोले थे, वॉल्यूम घटेगा। ये किसने कहा था, बोलिए किसने कहा था, बॉयल्स ने कहा था। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक, इसलिए जब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ठीक, चलिए थोड़ा और प्रेशर बढ़ाइए तो वॉल्यूम और कम होगा, वॉल्यूम और कम होगा तो और एक दूसरे के पास आएंगे। तो जब एक दूसरे के पास आएंगे तो हालचाल पूछेंगे। ठीक, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, थोड़ा दोस्ती बढ़ेगा। ठीक है, तो जब दोस्ती बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। ठीक, नंबर 1। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच क्या होगा, नंबर ऑफ उनका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्या है, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। ठीक, तो अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलिए वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ये किसने कहा था, चार्ल्स साहब ने कहा था। ठीक, तो अगर टेम्परेचर कम करेंगे जिसको कह सकते हैं कूलिंग, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज विसिनिटी में आएंगे, इनके बीच के लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसको मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये क्या होंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक, क्लियर। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि किसी गैस को हमें लिक्विफाई करना है। चलिए आइडियल में क्या होता है, कोई नेट अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता उनके बीच में। ठीक, इसलिए हम क्या, रियल वालों के लिए क्या होता है कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि नो डाउट गैसेस लिक्विफाई होती हैं। ठीक है, इसलिए आइडियल में क्या पता है कि हाइपोथेटिकल है। अब उन्हें लिक्विफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो हम प्रेशर को बढ़ा दें, या प्रेशर बढ़ाएंगे बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो हमें क्या करना है, एक्चुअली क्या करना है, हमें गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देना है, बाकी वो देख लेंगे अपना। ठीक, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, या टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ रिस्पेक्टिवली। ठीक, चलिए अब नंबर 1 देखिए, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। So liquefaction of gas takes place when the intermolecular forces of attraction become so high that they bind the gas molecules together to form the liquid states. तो किसी गैस को अगर हमें लिक्विड में लाना है तो जो मैंने अभी डिस्कस किया उसी को हम पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखेंगे कैसे, उसके लिए है। ठीक, तो जैसे आपको शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आएगा, या व्हाट डू मीन बाय लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, या मेथड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो उसके लिए आपको ये है।
ठीक है। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि हमें क्या करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है, बढ़ा देना है। नाउ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक, so that the molecules come close together। तो पहला नंबर 1 क्या था कि हमें लिक्विफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। देन सेकंड में क्या करना पड़ेगा कि उनको क्या करना पड़ेगा, ये कैसे बढ़ाएंगे, ये तभी बढ़ाएंगे जब मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे के क्लोज आए, और क्लोज आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम कम करने के लिए हमें क्या करना है, प्रेशर को, वॉल्यूम को हमें कम करना है, ठीक। वॉल्यूम कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या फिर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक। अब प्रेशर बढ़ाने के लिए हम जनरली क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज इसमें कोई गैस है, फिर यहाँ पे इसको पिस्टन बाय अप्लाइंग प्रेशर, ये मॉलिक्यूल्स इतने एरिया में है, वॉल्यूम में, स्पेस में है, बट अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें, अप्लाइंग प्रेशर मतलब पिस्टन को आप दबाते जाइए, पुश करते जाइए, चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ कर दिया, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो जो मॉलिक्यूल्स पहले गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ तक मूव कर रहे थे, अब वो थोड़ा कम स्पेस में ही मूव करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़ा क्लोज आएंगे। चलिए और थोड़ा अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, पिस्टन को आप दबाते जाइए, दबा दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो अब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एकदम क्लोज होंगे। जब एकदम क्लोज में होंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं कि वो लिक्विफाइड हो गए हैं, ठीक। तो गैसियस में ये हाल था, लिक्विड में ये हाल हो गया, ठीक। चलिए दूसरा क्या तरीका है, टेम्परेचर को कम करके, तो ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, क्योंकि ये भी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जनरली क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी जो होता है टेम्परेचर के, जो भी वेलोसिटी थी, एवरेज, रूट मीन, आरएमएस, वो सब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टी, वो घटेगा। जब वो घटेगा तो मॉलिक्यूल्स थोड़े क्या होंगे, क्लोज आएंगे, कम नियरर टू ईच अदर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड thus एग्रीगेट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इसी को बोलते हैं लिक्विड स्टेट में आ गया, दैट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, ठीक। चलिए hence a gas can be liquefied by cooling, that is by decreasing temperature or by application of pressure or the combined effect of both, दोनों का combined effect भी कहीं आता है, ठीक। However, the effect of temperature is rather more important than that of pressure, ठीक। ऐसा भी नहीं है कि किसी टेम्परेचर पे भी किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। So it was found that above a certain temperature it was impossible to liquefy a gas whatever the pressure was applied, and this temperature is called the critical temperature of the gas, ठीक। ये भी जस्ट यहाँ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अभी तक हमको क्या पिक्चर दिमाग में बना है, किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उनके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1, ठीक। अब नंबर 2, बढ़ाने के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना पड़ेगा। जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, जस्ट बाय कूलिंग, ठीक, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और बाय अप्लाइंग प्रेशर, या कहीं दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक। बट ये लिक्विफेक्शन किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होता है, इसके लिए हमें एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक। चलिए अब आपके सामने ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए, देख के सोचिए, इसको देखने से क्या पता चल रहा है, क्यों ये आपके सामने रख पाया गया, ठीक। सो लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, इसमें क्या करना है हमें, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट, तो दैट इज द बेसिक लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। का मतलब क्या हमने समझा, किसी गैस को हमें क्या करना है, लिक्विड में चेंज करना है, नंबर 1, ठीक। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं जनरली, क्या है, टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा या प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कैन बी डन बाय कूलिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर,
ठीक। देखिए लो प्रेशर में क्या है, मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई दे रहा, हमें पता नहीं, वी कैन नॉट से दैट कि मॉलिक्यूल्स यहाँ में होगा ही होगा ना। जनरली हम कहते हैं कि गैसेस क्या करते हैं, जो भी आप कंटेनर में रखते हैं वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बट जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। पिस्टन वाला जो अभी से था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे यहाँ से तो क्या होगा कि ये वॉल्यूम कम होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज आएंगे, जब क्लोज आएंगे तो ऑब्वियसली वो गैस से लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक। और दूसरा भाई लोअरिंग टेम्परेचर या कूलिंग पे देखिए, ठीक है। तो दो तरीका हमारे पास, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर से हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक। चलिए अब इसको एंड्रू आइसोथर्म बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एंड्रू जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लिक्विफिकेशन गैस को किया था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसको बोलते हैं आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर। ठीक। देखिए अब यहाँ में समझना हमें, देखिए इसको 3 कलर में दिखाया गया है। एक आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस फेज, मतलब ये जो कलर में ये जो एरिया है एक्चुअली किसके लिए, गैस फेज के लिए। ठीक। और यहाँ में क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड फेज, तो ये जो एरिया है ये किसके लिए है, लिक्विड फेज के लिए है। ठीक। और ये जो आपको कर्व दिखाया गया है, ये जो पॉइंट यहाँ से ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट हमें किसके लिए दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है कि देखिए ये आपको ये जो कर्व में मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमें क्या दिखा रहा है, लिक्विड एंड गैस फेज, इसमें दोनों है। ठीक। क्लियर। अब इधर में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इधर में क्या है, वॉल्यूम है। ठीक। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको समझते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। ठीक। देखिए अब यहाँ से है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाया गया है, तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये एरो लगा हुआ है 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कर्व है आपको दिखाई दे रहा है कि इस कर्व के ऊपर अगर आप ध्यान से देखिए ये वाला, ठीक, इस कर्व के ऊपर ये सब क्या है, रीजन क्या है, गैस का रीजन है। ठीक। मतलब ये जो अगर आप यहाँ से निकाल दें, यहाँ से ये जो लाइन, ये जो कर्व ट्रायंगल टाइप में बन रहा है ना, इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ कि इसके अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये सारा एरिया हमारा क्या है, गैस का है, ये इलाका गैस का है। ठीक। और इस कर्व के इधर में अगर आप आ रहे हैं तो ये जो इलाका है ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए है। ठीक। और जो इस ट्रायंगल के अंदर का इलाका है वो क्या है, लिक्विड एंड गैसियस फेज। ठीक है। अब एंड्रू ने क्या देखा कि जैसे जैसे अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है। ठीक। और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पे ये पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या था वो लिक्विफाई हो गया, जो यहाँ पॉइंट ई पे है। ठीक। इस क्रिटिकल टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के नीचे मतलब 30.98 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो क्या था, लिक्विड में भी आसानी से आ रहा है और गैसियस फेज में भी आएगा। ठीक। बट इस टेम्परेचर के जब ऊपर हम जा रहे हैं, ये जो पूरा आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये क्या एक्चुअली पूरा का पूरा गैस है, इसको हम लिक्विफाई नहीं कर पा सकते चाहे कितना भी हम प्रेशर लगा लें। तो व्हाटएवर द प्रेशर इज एक्सर्टेड। ठीक। क्लियर। देखिए अब ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये लिक्विड हम क्या बोलते हैं, जनरली उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, ये हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट को दिखा रहा है, क्योंकि लिक्विड में जनरली वॉल्यूम हमारा फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। ठीक। तो किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, नंबर 1, एंड देन उस टेम्परेचर पे उसका एक पार्टिकुलर प्रेशर होगा, कितना प्रेशर हमने लगाया, और उस पार्टिकुलर क्रिटिकल कंडीशन में जब लिक्विफाई कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक। इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो TC इसको लिखते हैं, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर क्रिटिकल।
फिर इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, मतलब पीसी, और जहां जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं वीसी। ठीक, क्लियर। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो सकता, उसके नीचे हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30.98 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर के ऊपर आप अगर जाइए, देखिए 31.1 डिग्री, ये पॉइंट 32.5, 35.5, ठीक, 48.1, इस रीजन में इस टेम्परेचर के ऊपर इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई नहीं किया जा सका, चाहे हम जितना भी प्रेशर लगा लें। ठीक है, इस टेम्परेचर के नीचे ये क्या होता है, तो इस यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिखा रहा है वो 13.1 पॉइंट, ये जो रीजन है इसमें क्या है कि ये लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फेज, देखिए मालूम, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड फेज, यहाँ में लिक्विड, और यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन बोथ फेज, लिक्विड एंड गैसियस फेज। तो ये जो रीजन है, ये जो कलर में दिखा रहा है, मतलब ये वाला जो आ रहा है, यहाँ में क्या आ रहा है, दोनों है। इसके ऊपर जब जा रहे हैं तो क्या है, सब गैस फेज में है। ठीक, चलिए अब क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या है इसको समझते हैं। नाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन करिए, of a gas may be defined as that temperature above which it cannot be liquefied no matter what pressure is applied। कितना भी आप प्रेशर निकालिए लगाइए, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस को, इस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम जाएंगे, या विक्टी में भी हमको क्वेश्चन मिलता है, इसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके नीचे ये क्या होगा, लिक्विफाई होगा, मतलब लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक, बट इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विफाइड नहीं हो सकता, व्हाट एवर द प्रेशर इज एक्सल्टेड। ठीक, देखिए इसलिए यहाँ में एक टर्म यूज किया गया, देखिए आपको अगर ध्यान दे तो क्रिटिकल। ठीक, तो क्रिटिकल क्यों बोलते हैं, जिसका कहते हैं ना, डॉक्टर बोलता है ना इज क्रिटिकल इन आईसीयू, तो डॉक्टर बोलता है कि वो क्रिटिकल है, आईसीयू में है, मतलब कि लाइफ और डेथ के बीच में जूझ रहे हैं। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, these are the two physical states of life, otherwise life या फिर, ठीक, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल। आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट क्रिटिकल है, डॉक्टर बोलता है ना कि क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल है का मतलब वही है कि वो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ में कि क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ में हमारे पास दो फिजिकल स्टेट है, एक गैस और एक लिक्विड। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके नीचे ये दोनों एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड जो गैस होगा लिक्विड के फॉर्म में आएगा, लिक्विफाइड हो सकता है, बट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो लिक्विफाइड नहीं हो सकता। ठीक, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, क्लियर। तो क्रिटिकल वर्ड का मतलब यहाँ में दो स्टेट की बात हो रही है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वह टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जिसको हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते, कितना भी आप, व्हाट एवर द प्रेशर इज एक्सर्टेड, कितना भी प्रेशर लगा लीजिए। ठीक, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, चलिए, क्रिटिकल प्रेशर is the minimum pressure required to liquefy the gas at its critical temperature। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, कितना प्रेशर रिक्वायर्ड अप्लाई करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक, एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो क्रिटिकल कंडीशन पे जितना वो स्पेस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो TCC फॉर क्रिटिकल, PC, BC, these are combinedly known as, collectively known as critical constants। तो अगर हमें कहीं ये वर्ड आता है कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल कांस्टेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, एंड देन तीनों को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर बात करें तो ये 304 केल्विन होता है,
इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करने के लिए? 73.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। और उस क्रिटिकल कंडीशन पे जब वो लिक्विफाई होता है तो उसको कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 94.0 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक। So this TC, PC and BC are collectively known as critical constants and these are the characteristics of real gases. ठीक। At critical temperature and critical pressure, the gas becomes identical with its liquid and said to be in critical state. ठीक। तो देखिए at critical temperature मतलब ये अगर वही, इसलिए मैंने ऐसे बनाया था। देखिए इस critical temperature पे क्या है? गैस बिकम्स आइडेंटिकल विद इस लिक्विड। तो जो गैस होता है वो लिक्विड के आइडेंटिकल है। ठीक। इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये लिक्विफाई नहीं हो सकता। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ओनली इन द फॉर्म ऑफ गैस। और इसके नीचे ये लिक्विफाई होगा। ठीक। तो लिक्विफाइड होगा मतलब हमको दोनों मिलेगा। तो ये जो कर्व में था लिक्विड प्लस गैस। ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक। Now, this merging of gas into liquid is referred to as the critical phenomena. तो critical phenomena मतलब क्या हो गया कि किसी गैस को हमें क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसको मर्ज करना है, उसको मिलाना है। उसी को बोलते हैं critical phenomena. Any fluid above its critical temperature and pressure is called supercritical fluid. तो किसी भी फ्लूइड को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर में आप जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक। क्लियर? नाउ अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज ए गैस बट बिलो इट द क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज वेपर। तो जनरली हम दोनों वर्ड यूज करते हैं, वेपर और गैस दोनों को सेम मानते हैं, बट एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ में है। ठीक। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जब आप लिक्विफाई नहीं कर सकते तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ओनली इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक। और गैस को, उसी गैस को हम उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो होगा उतना हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक। तो जब लिक्विफाई कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। क्लियर? चलिए अब एक आपको यहाँ में टर्म अभी जो डिस्कस किया कि डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। जनरली हम दोनों को सेम मानते हैं बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बिलो द क्रिटिकल temperature, only below its critical temperature. Above the critical temperature we cannot liquefy a gas whatever the pressure is exerted, कितना भी आप प्रेशर लगा लीजिए। ठीक। so therefore we can say that above the critical temperature it is a gas। तो फिर से यहाँ बना दें कि किसी भी गैस का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर TC इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ओनली इन द फॉर्म ऑफ गैस बट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज वेपर। उसी गैस को हम इसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे में क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं। ठीक। मतलब इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक। क्लियर? बट इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। When T is greater than TC, इस कंडीशन पे क्या होगा? वो सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? गैस के फॉर्म में। वी कैन नॉट लिक्विफाइड। बट टेम्परेचर की वैल्यू अगर TC से कम है तब वो क्या होगा? लिक्विफाइड हो सकता है, होगा ही होगा। ठीक। तब हम उसको क्या बोलते हैं? वेपर। ठीक। तो वेपर का मतलब वो फॉर्म है गैसियस स्टेट में जिसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए गैस और वेपर जब टर्म आएगा तब हमें यहाँ पे समझना है। ठीक। तो गैस का मतलब क्या है? अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर में वो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यस, ये वेपर के फॉर्म में अगर है तो हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, वो भी किस कंडीशन में? बिलो इट्स क्रिटिकल
टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर ये मार्क हो गया, इसके ऊपर जाएंगे ओनली इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसके नीचे आएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्लियर? ठीक, चलिए नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखिए, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है किसी गैस का, ये हमें एक्चुअली क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन दैट गैस। ठीक, so it is difficult to liquefy the gases which have weaker intermolecular forces। तो पहली बात आ गई कि अगर जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो ऑब्वियसली उसको हमें लिक्विफाई करने में क्या करना पड़ेगा, थोड़े पसीने छूटेंगे, थोड़े डिफिकल्टी आएगी। ठीक, and hence lower would be the critical temperature। It is found that the values of the van der Waal constant A, अब याद करिए लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था van der Waal constant का डेरिवेशन, उसका सिग्निफिकेंस ऑफ van der Waal constant A। ठीक, तो ये हमें क्या बताता था, इज ए मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वहां भी आपको बोला था कि van der Waal constant A की वैल्यू जिस गैस के लिए ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिलता है। ठीक, लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, वहां से भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जिस गैस के लिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ van der Waal constant A, ग्रेटर विल बी इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। नंबर वन, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो वो हमें क्या बता रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमें क्या बता रहा है कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज्यादा है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आप फिंगर पे अपने नोट करिए। पहला क्या है कि जिस गैस के लिए A की वैल्यू ज्यादा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी ज्यादा। ठीक, दूसरा हमने आज क्या पढ़ा, ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, van der Waal constant A एंड B का सिग्निफिकेंस, उनकी यूनिट्स, उनका डेरिवेशन। ठीक, चलिए जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो भी क्या बता रहा है कि उस मॉलिक्यूल्स में, उस गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तो दोनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इसलिए जब A बढ़ेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है, देखिए इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये डाटा में याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, देखिए हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी दिया हुआ है और A की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना मैथमेटिक्स का भी झूठ नहीं बोलता। तो जिस गैस के लिए A की वैल्यू सबसे ज्यादा, वो कौन है, अमोनिया। ठीक, अमोनिया में इसकी वैल्यू क्या दिया है, 4.17, सबसे हाईएस्ट है। इसलिए देखिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद आपको है HCl, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है मीथेन, उसके बाद है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हमको पूछ आपसे कर सकते हैं कि व्हाट इज द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ दीज गैसेस। इस गैस, इन गैसेस के लिए ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो लास्ट वीडियो जो van der Waal का था और आज का मिला के ये आपको क्वेश्चन। सो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ van der Waal, कुछ नहीं करना है, बस पिक करते जाइए। सबसे ज्यादा किसके लिए, अमोनिया, उससे कम HCl, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम मीथेन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम हाइड्रोजन, सबसे कम हीलियम। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक, तो A की वैल्यू दिया रहेगा तो हमको बस ये देख लेना है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा। ठीक, चलिए अगर जस्ट सपोज मान लीजिए कि इसमें तीन, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन है, ये चार गैसेज हम ले लें यहाँ पे और आपको van der Waal कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दिया है और अब आपसे पूछें कि किसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, सोचिए। चलिए A की वैल्यू दिया है तब तो कुछ नहीं करना है, पका पकाया है, खाना है, सीधा सीधा वैल्यू को देख लेना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
बट जस्ट सपोज अगर हमें ना ए की वैल्यू भी नहीं दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी नहीं दिया है, और तब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों गैस में, इन्हीं चारों का मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और अमोनिया। अब आपसे पूछा जाए किसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, या विच गैसेस हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी तो आपके पास डाटा है, तो आप यहाँ से देख के तुरंत बता देना कि इसका ज्यादा है, इसका ये ज्यादा है। पर जैसे सपोज ये डाटा हमको नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, तब हमें क्या देखेंगे कि किस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है। सोचिए, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं, तो इसके लिए भी हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं कि अमोनिया है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो गया, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आ रहा है, HCl। HCl में क्या पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन इज स्पेशल केस ऑफ पोलैरिटी, ठीक। नो डाउट ये नॉन पोलर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसमें क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के टाइप है। तो अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो वो भी जिस गैसेज में नहीं है उनमें ज्यादा होगा। तो वहां से हम पिक कर सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा है, ठीक, क्लियर। तो उसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये डेरिवेशन क्लास 11 में नहीं आता है, बट फॉर्मूला हमसे पूछता है, ठीक। इसको आज हम डिराइव करेंगे, बीएससी वालों के लिए ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए, क्वेश्चन आपको ये रहेगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल इक्वेशंस या वान डेर वाल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स। तो क्रिटिकल कांस्टेंट करने का मतलब हमारे दिमाग में क्या है, टीसी और बीसी। वान डेर वाल इक्वेशन या वान डेर वाल कांस्टेंट भी कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देता है। तो कांस्टेंट करने का मतलब हमने दो नाम पढ़ा था, ए और बी, ठीक, क्लियर। तो चलिए, द वान डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। तो वान डेर वाल गैस इक्वेशंस, तो ये क्या था, P प्लस A n स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ठीक। बोलिए फिर B माइनस NV इक्वल टू nRT, क्लियर। देखिए, अब आपसे क्या कर रहा है, फॉर 1 मोल, तो लिख दीजिए 1 मोल कहने का मतलब n की जगह 1, तो ये क्या लिखें, तो P प्लस A बाई B स्क्वायर, n की जगह 1 ले लिया, P माइनस 1 P इक्वल टू n की जगह 1 RT, कोई दिक्कत नहीं। सो वान डेर वाल गैस इक्वेशंस फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, तो n की जगह 1 कर दिया। ये हमने समझने के लिए लिखा था, इसको जरूरत नहीं है, ये मैंने समझने के लिए ये सीधा सीधा, ठीक। चलिए, अब क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए। अब केमिस्ट्री थोड़ी कम हो गई, मैथमेटिक्स यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई करिए, तो P B को P से किया तो P भी आ गया, माइनस P B, ठीक। चलिए, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस A बाई बी स्क्वायर इंटू बी, मतलब A बाई बी, ठीक। x b से भी कैंसिल हो गया, फिर क्या बचेगा, माइनस AB बाई बी स्क्वायर। चलिए, RT को भी इधर लेके आ जा रहे हैं, तो माइनस RT इक्वल टू 0, ठीक। एक बार फिर से करके देखिए, तो हमने क्या किया, प्रेशर को मल्टीप्लाई किया V से, तो P भी लिख दिया, फिर P को किससे मल्टीप्लाई किया, B से, तो क्या लिख दिया, माइनस P इंटू B। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B स्क्वायर नीचे में है, डिनोमिनेटर में B, न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, B, तो A बाई बी आ गया, माइनस A बाई बी स्क्वायर इंटू बी, ए बी बाई बी स्क्वायर, RT को ट्रांसफर कर लिया तो माइनस RT इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाइंग both the sides ठीक बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो चलिए मैं करते जा रहा हूँ। यहाँ में क्या बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक, बोलिए यहाँ में क्या आएगा, पी बी वी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करिए तो ए बाई बी, चलिए यहाँ में बी, यहाँ में क्या है बी स्क्वायर। ठीक, माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस आर टी बाई सॉरी आर टी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिलेगा ना। चलिए अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ बी था, यहाँ बी स्क्वायर था, तो एक पावर कैंसिल होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, पी बी क्यू माइनस, चलिए फिर से एक बार लिख दीजिए। कुछ करना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस जैसे जो आ रहा लिखते जाना है। यहाँ में हो गया ए बी माइनस आर टी बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। तो पहले क्या करेंगे, वंडर वाल गैस इक्वेशन लिख दिया फॉर 1 मोल के लिए, सबको एक्सपेंड कर लिया। ठीक, उसके बाद बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब इसको क्या करना है, दोनों साइड में डिवाइड p डिवाइडिंग बाई p ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में हमें क्या करना है, p से डिवाइड कर देना है। तो चलिए p से डिवाइड करेंगे, चलिए लिखता है, पहले यहाँ से लिख लेता हूँ, तब आपको यहाँ से b सब में डिवाइड कर दीजिए, p b बी स्क्वायर बाई p। ठीक, प्लस ए बी बाई p माइनस, बोलिए क्या आएगा, ए बी बाई p माइनस आर टी बी स्क्वायर बाई p इक्वल टू 0, तो 0 ही होगा। चलिए अब यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, p से p कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, बी क्यू, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी बी स्क्वायर। ठीक, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ए बी बाई पी, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ए बी बाई पी। ठीक, क्लियर है ना। चलिए यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, तो आर डी वी स्क्वायर बाई पी, यहाँ तो 0। ठीक है, क्लियर। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, कोई ऐसा टर्म है जो कॉमन है, सेम है, यहाँ में है बी बी स्क्वायर और यहाँ भी है आर डी बाई पी बी स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आर टी बी स्क्वायर बाई पी और माइनस बी स्क्वायर, तो आप बेटर है कि इसमें से क्या करेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा बी और यहाँ से क्या बचेगा आर टी बाई पी। चलिए बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया, या आप कह सकते हैं माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ से सिर्फ बी बचा और यहाँ से क्या बचा, आर टी बाई पी, ये टी है। ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो a बाई पी है यहाँ पे, यहाँ लिख दिया v। उसके बाद ये हो गया कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ में b का पावर कुछ नहीं है, तो आप b इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए एक बार जस्ट रिव्यू करिए, क्या क्या हमने वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखा, कितने के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी 1 मोल के लिए लिख दिया, तो n की जगह क्या लिया 1। ठीक, तो जस्ट ब्लैंक पेज लीजिए, आप जैसे किया वैसे लिखते जाइए, पहले वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखिए 1 मोल के लिए। ठीक, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी कहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, बी स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। ठीक, उसके बाद दोनों साइड में क्या किया, p से डिवाइड कर दिया, रिसेट से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, बी क्यू बी स्क्वायर बी और b का पावर 0, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको डिराइव करने में हमारा फर्स्ट फेज क्या है कि हमें क्या करना है, b के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें एक इक्वेशन बनाना है। इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए ये कह सकते हैं, इसीलिए हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और फिर p से डिवाइड कर दिया। ठीक, क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हमको मिला था, फिर से मैं यहाँ लिख दूं अगर, तो बी क्यू था, बोलिए उसके बाद क्या था, बी था, उसके बाद क्या था, आर टी बाई पी था, इसका डिक्रीजिंग मतलब स्क्वायर, फिर क्या था, ए बाई पी था, बी था और माइनस ए था, बी था बाई
p इक्वल टू 0। तो ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो जनरली उसके कितने वैल्यूज होती हैं, 2। ठीक, इसका पावर क्या है, क्यूब रूट है ना। ये इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि दिस इक्वेशन इज क्यूबिक इन टर्म्स ऑफ v। तो अगर ये क्यूबिक है इन टर्म्स ऑफ v तो इसके कितने रूट्स होंगे, देयर मस्ट बी 3 रूट्स। ठीक, इसके 3 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो जनरली क्या होते थे, 2 रूट्स होते थे। ये पावर 3 में है तो कितने होंगे, 3। क्लियर। नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जब हम किसी गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं तो एट क्रिटिकल पॉइंट the 3 roots becomes, these 3 roots of B becomes identical, क्योंकि एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं लिखना है तो भी चलेगा। मतलब क्या हो गया, बोलिए क्या, एट क्रिटिकल पॉइंट हम यहाँ से सीधे सीधे क्या लिखेंगे, जिसको B बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, BC। ठीक, तो at critical point the all 3 roots of the B become identical, that is B equal to BC। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, बोलिए B माइनस BC अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। और B माइनस BC का होल क्यूब अगर कर दें तो भी क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक, चलिए अब A माइनस B का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या मिलेगा हमें, A क्यूब माइनस 3BC इंटू V स्क्वायर, ठीक, प्लस 3BC स्क्वायर इंटू V माइनस VC होल क्यू इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना लिया, वंडरवाल गैस का 1 मोल का ले लिया, V स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, P से डिवाइड किया, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, V के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जब क्रिटिकल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे V इक्वल टू BC, V इक्वल टू आपको मिल गया BC। ठीक, क्लियर। अब B माइनस BC इक्वल टू क्या हो गया, 0। होल क्यूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंड कर दिया, A माइनस B होल क्यूब का फॉर्मूला में इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब वंडरवाल गैस इक्वेशन को हम क्रिटिकल पॉइंट पे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए वंडरवाल गैस इक्वेशन को लिखिए। वंडरवाल गैस इक्वेशन एट क्रिटिकल पॉइंट, कौन सा कलर लिखूं, चलिए जो ज्यादा, तो वंडरवाल गैस इक्वेशन तो P प्लस, यहाँ से क्या था, ऊपर वाला इक्वेशन 1 को देखिए, R T T, तो T की जगह पे क्या हो जाएगा, TC, P की जगह पे क्या हो जाएगा, PC। ठीक, B स्क्वायर, फिर प्लस A बाई, बोलिए P की जगह हो गया PC, P किसका, B माइनस A B, और P की जगह पे क्या हो गया, PC, नो डाउट इक्वल टू 0। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये क्या कहेंगे, द वंडरवाल गैस इक्वेशन 1, ये जो 1 डिराइव फर्स्ट आया था पहले, नंबर 1, इसको हम लिख सकते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट। तो एट क्रिटिकल पॉइंट पे वंडरवाल गैस इक्वेशन जो 1 था इसको हम लिख सकते हैं, तो T की जगह पे क्या लिख दिया, TC, P की जगह पे क्या लिख दिया, PC। ठीक, इक्वेशन 3, क्योंकि B तो हमारा ऑलरेडी BC के बराबर है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो वॉल्यूम है B वो किसके बराबर है, BC, इसलिए B को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ T और P को चेंज कर दिया। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये भी हमारा क्या बता रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे ये इक्वेशन है, और क्रिटिकल पॉइंट पे जो वंडरवाल है वो भी क्या है, ये है। ठीक, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगे, एक ही चीज को बता रहे हैं ना। सो ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3 हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ B, दोनों को कंपेयर करिए, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ B, इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, चलिए कंपेयर करिए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा,
कंपेयर करिए वी क्यू के पावर को वी क्यू से देखना है, वी स्क्वायर के पावर को वी क्यू से। तो यहाँ में क्या बैठा है वी 3, वी का पावर 3, यहाँ भी क्या है वी के पावर 3, दोनों बराबर है तो कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। ठीक, कंपेयर करिए यहाँ में क्या था वी स्क्वायर, यहाँ भी क्या है वी स्क्वायर, दोनों इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो बैठा है 3bc इट मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म। तो फर्स्ट हमको क्या मिल जाएगा 3bc, ये किसके बराबर आएगा b प्लस आर टीसी बाई pc। ठीक, यहाँ में कैसे b है, यहाँ में कैसे b है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3bc स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बोलिए a बाई pc। ठीक, और यहाँ में क्या है bc का होल क्यू है, मतलब कांस्टेंट है। देखिए यहाँ b का पावर 0 है और यहाँ भी क्या है b का पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 मीन्स 1। तो ये जो यहाँ से मिल रहा है हमको bc होल क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा a इंटू बी बाई pc। ठीक, इसलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा तो हमें क्या लिख देना है b इक्वल टू bc और b माइनस bc इक्वल टू 0, और आप स्क्वायर करिए होल क्यू करिए, कोई टेंशन नहीं, सब 0। ठीक, a माइनस बी होल क्यू का फॉर्मूला लगा दिया, लिख दिया। क्रिटिकल पॉइंट पे ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा t की जगह tc, p की जगह pc लिख दीजिए। b की जगह bc क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी v इक्वल टू bc है। इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। 2 भी हमें क्रिटिकल कंडीशन में ही बता रहा है, 3 भी हमें क्रिटिकल कंडीशन में बता रहा है। दोनों इक्वेशन में v के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ v इन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, सीधा सीधा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, देखिए अब इन 3 इक्वेशन से हमें टीसी, पीसी और वीसी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6, तो चलिए यही कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 को देखिए, यहाँ भी क्या बैठा है 3bc स्क्वायर इक्वल टू a बाई pc, और यहाँ में क्या है bc क्यू a b बाई pc। तो अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करिए, या चलिए किसी को भी करते हैं डिवाइडिंग, क्योंकि दोनों में bc कॉमन है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई, बोलिए बाई इक्वेशन 6, क्या मिलेगा, बोलिए दोनों को डिवाइड करिए। तो ऊपर में क्या है 3bc स्क्वायर, नीचे में क्या है bc होल क्यू, ये किसके बराबर था a बाई pc, ये क्या है ab बाई pc। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो करके देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ में क्या मिलेगा 3bc स्क्वायर बाई bc होल क्यू, यहाँ में आपको क्या मिलेगा a बाई pc, और देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, pc ऊपर जाएगा ab नीचे आएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, bc स्क्वायर से 2 पावर में 3 खत्म, मतलब यहाँ में क्या मिल गया 3 बाई bc इक्वल टू 1 बाई b, तो हमारा एक यहाँ से मिल गया 3 इंटू b। क्लियर? तो bc की वैल्यू हो गया 3 इंटू b। ठीक, तो जैसे हमने क्या किया 5 और 6 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों में bc स्क्वायर bc क्यूब है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक हमको मिल गया bc इक्वल टू 3b। अब इस bc की वैल्यू को हम कहाँ में रख सकते हैं, एज यू विश, आप इक्वेशन 5 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 6 में भी रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, बोलिए वहां से क्या मिलेगा pc, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हमारा क्या है tc भी है pc भी है, बट यहाँ में केवल pc है, यहाँ में केवल pc है, दोनों में कॉमन था bc, तो पहले हमने क्या किया इसको निपटा लिया, तो bc हमको मिल गया 3b। ठीक, अब bc की वैल्यू को एज इट इज आप यहाँ में रखिए चाहे यहाँ में रखिए। ठीक, तो स्क्वायर है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 5 में रख दीजिए, तो क्या मिल रखेंगे, बोलिए 3, बोलिए 3, और bc इक्वल टू क्या आ गया 3b का होल स्क्वायर, यहाँ में क्या है, बोलिए यहाँ में क्या था a बाई pc। ठीक, इक्वेशन नंबर 5 में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 में क्या है 3bc स्क्वायर इक्वल टू a बाई pc, तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ bc इन इक्वेशन नंबर 5, तो bc की जगह पे आपको मिल गया 3b, तो bc की जगह लिख दिया 3b का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया a बाई pc। ठीक, चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए,
तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9b स्क्वायर इक्वल टू a बाई पी सी। तो 9 3 जा 27, तो पी सी कितना मिल जाएगा हमको a बाई 27 बी स्क्वायर। ठीक, तो हमने पीसी निकाल लिया a बाई 27 बी स्क्वायर। चलिए बीसी कितना निकाले थे 3b, तो ये पीसी भी हमको मिल गया, बीसी भी हमको मिल गया। अब बच गया हमको टीसी। तो टीसी हमारा क्या था, सिर्फ एक ही इक्वेशन में था, और वो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 4। तो वहां में क्या था 3bc इक्वल टू b प्लस आर टी सी बाई पी सी। अब इसमें bc रख देना है, pc रख देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा tc। ठीक, तो रख दीजिए। चलिए 3bc की जगह पे क्या रखेंगे 3b रख दिया। यहाँ में क्या बचेगा b प्लस आर टी सी, और pc किसके बराबर है आपका a बाई 27 बी स्क्वायर। ठीक, चलिए ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और इस b को इधर ट्रांसफर कर लिए b, यहाँ में क्या बचेगा आर टी सी बाई ए, ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो लिख दीजिए 27 बी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 9b में से एक b निकल गया, तो ये हो जाएगा 8b, ये हो जाएगा 27 आर बी स्क्वायर बाई ए इंटू टी सी। ठीक, तो यहाँ में b है, यहाँ में b स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब हमको क्या निकालना है टी सी, इसको यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सबको यहाँ ट्रांसफर करिए। तो 8 यहाँ बैठा है, a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू ए बाई 27 आर बी। तो ये रिलेशन हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर और वांडर वाल कांस्टेंट ए में रिलेशन। ठीक, तो टी सी इक्वल टू 8a अपॉन 27 आर बी, बी सी इक्वल टू a बाई 27 बी स्क्वायर, और बी सी इक्वल टू 3b। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, सीधा सीधा आप डिराइव करिए। ठीक, और एक हो गया हमें a और b की वैल्यू देगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पूछेगा, न्यूमेरिकल क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम देगा, तो क्या पूछेगा a और b। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसी को अगर हम लिख सकते हैं, नाउ हम कैसे याद रखेंगे, ठीक, कि ये फॉर्मूला कैसे हम मेमोराइज करें, तो उसके लिए आपको जैसे कि यहाँ पे टिप्स लिख देता हूँ, शायद आपके लिए काम है। तो चलिए एक तो सीधा सीधा हो गया ना, देखिए बी सी इक्वल टू क्या हो गया 3b। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू 3b, ये आसान है हमको याद रखना, क्लियर। उसके बाद क्या आता था पी सी निकालना है, तो पी सी क्या मिला था हमको a बाई 27 बी स्क्वायर। ठीक, या हमें टीसी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको क्वेश्चंस ज्यादा मिलता है, किस गैस को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं ये। ठीक, चलिए इन तीनों में एक रिलेशन है कि पीसी इक्वल टू 3/8 आर टी सी स्क्वायर। तो अगर हमें दो भी याद है तो इस फॉर्मूले में रख के हम तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक, तो PC इंटू बी सी इक्वल टू 3/8 आर टी स्क्वायर। चलिए इसमें अब एक और क्वेश्चन आ गया, हमने पीछे एक नाम पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसको क्या डिफाइन करते थे PV इक्वल टू NRT, 1 मोल के लिए RT। अब हमसे पूछता है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो नहीं कहेंगे, चलिए एट क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, क्रिटिकल स्टेट कह सकते हैं। अब आपसे कहेगा क्रिटिकल स्टेट पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब आगे हम देके भी आएंगे आपके लिए, बट उसी के लिए कॉन्सेप्ट। ठीक, तो विद इन सेकेंड में आप ये सब कर सकते हैं। सोचिए, कंपेयर करिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था PV बाई RT, तो क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब P की जगह PC, V की जगह BC, RT की जगह TC, तो PV बाई RT। आप इसको इधर आगे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3/8। तो वही है, जिसको पता है उसको बस सेकंड का काम है। क्रिटिकल कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था, क्या आएगा 3/8। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था
z इक्वल टू 1। रियल के लिए हमने पढ़ा था नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए यहाँ पे या तो पॉजिटिव यहाँ तो नेगेटिव, ठीक। और वो ग्राफ से वेरिएशन देखा था, क्लियर। तो पीसी इक्वल टू 3/8 RTC स्क्वायर। तो ये अगर याद है, दो रिलेशन भी याद है, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कर दें तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं। The critical temperature of hydrogen gas is given. Critical temperature हमको दिया हुआ है, ठीक, and its critical pressure is given. Find out the values of A and B. इसमें कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो पहला काम तो क्रिटिकल टेम्परेचर निकाल लीजिए। तो देखिए ये केल्विन में चाहिए, बट हमें किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना मिलेगा। तो दोनों को 273 ऐड करना है, क्यों, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस है, हमें किस में चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो 0.2 तो आपका यहाँ में मिल गया, बाहर 336 7 3 10 0 1, तो 306.2 केल्विन हो गया, ठीक। क्रिटिकल प्रेशर कितना दे दिया, 12.4 दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू, ठीक। तो चलिए अब क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला लिख दीजिए। वी नो दैट 8A/27 RB। क्रिटिकल प्रेशर किसके बराबर था, बोलिए, क्रिटिकल प्रेशर किसके बराबर था, 27B स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, करके देखिए। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस B से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बोलिए कितना आया, क्या लिखें, 8 आएगा, B आएगा भाई R आएगा, क्योंकि 27 से 27 कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 3 टर्म बचेगा, 8 B और R। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन, ये सब ट्रिक याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, देखिए TC आपको क्वेश्चन में दिया है, PC भी दिया है, 8 तो 80 है, B हमें निकालना है, R तो हमें कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम B निकाल सकते हैं। तो बोलिए TC कितना आया, 306.2 इंटू R की वैल्यू, इससे यहाँ में R क्या लेंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या है, केल्विन है, प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो 0. बोलिए R की वैल्यू 0.0821 डिवाइडेड बाई 8, और प्रेशर हमको कितना दिया है, 12.4 एटमॉस्फेयर। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक। तो R की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेना है, 0.0821 या 82। चलिए इसको सॉल्व कर देना है, हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से आपको ये मिलना चाहिए। चलिए B की यूनिट हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, लीटर पर मोल, ठीक। अब B हमको मिल गया, तो B को हम रख के क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू। ज्यादा आसान क्या है, इसमें रखिए, क्योंकि देखिए PC ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो PC कितना दिया है, 12.4, हमें A निकालना है 27, B स्क्वायर मतलब 0.253। वैसे आप यहाँ भी रख के निकालेंगे वही आंसर आएगा। और अब A को ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, तो A की वैल्यू निकाल के हमें आंसर बता दीजिए, ठीक। तो ये सीधा सीधा था, TC PC BC में से वैल्यू देगा, कोई एक या दो ही चाहिए हमें, और हमसे क्या पूछेगा, वान डेर वाल्स कांस्टेंट A और B, जस्ट फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते हैं। बट टेक्निकल चीज है कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। द क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर वाटर आर, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी यहाँ केल्विन में दिया है, PC भी दिया है, BC भी दिया है, ठीक है। कैलकुलेट वान डेर वाल्स कांस्टेंट, इसलिए अगर BC दिया है तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया, क्यों, क्योंकि B निकालने के लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, BC/3 कर देंगे, तो 0.057 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.019, ठीक। यूनिट हमारा वही रहेगा। तो चलिए B तो फटाक से निकाल लें, अगर BC दिया रहेगा तब तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक। अब बच गया A निकालना है,
तो ए निकालने के लिए देखिए, तो बी सी आपको मिल गया, बी की वैल्यू मिल गया। अब बी आप रख के क्या निकालेंगे, पीसी आपको दिया हुआ था, तो पीसी से हमको ए मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो किस में रखना पड़ेगा, टीसी वाले में। ठीक, तो ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमें टीसी दिया हुआ है, तो 8a/27 आर पी, टीसी इज गिवन 647 इज टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, 8 ए हमें निकालना है, 27 आर हमें पता है, ठीक, और बी आपने निकाल लिया 0.019, रख के सॉल्व करिए, ए हमें मिल जाएगा। ठीक है, या इसी के लिए एक और यहाँ पे शॉर्टकट अगर आप याद रखते हैं तो 3pc bc स्क्वायर, अगर डायरेक्टली हमें bc दिया है तो हम ये काम कर सकते हैं। देखिए bc निकालना है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, 3b हो गया सीधा सीधा, bc अगर दिया रहेगा तब, और a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू पी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए, आप करके देखिएगा। ठीक, 3 इंटू पी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें पी सी और बी सी दिया है तो हम ए डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बी सी सीधा सीधा 3b के बराबर आएगा। ठीक, आ जाएगा, तो ए को रख के सॉल्व करके आप देख लीजिए कितना आंसर। ठीक है, चलिए, van der Waals कांस्टेंट्स फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर, ए की वैल्यू दे दिया, अब रिवर्स क्वेश्चन, ए दे दिया बी दे दिया, अब हमसे कहेगा क्रिटिकल कांस्टेंट्स निकालो, तो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, तो देखिए 8a/27 आर बी, ए हमें दिया हुआ है, बी हमें दिया है, आर हमें पता है, तो कुछ नहीं करना है, बस रख के सॉल्व कर देना है। ठीक, हो जाएगा, तो बस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। तो 8 ए की जगह कितना दिया है, 3.67, आर 27, आर की जगह पे बोलिए क्या लेंगे, 0.0821, और बी कितना दिया है, बी कितना दिया है, ध्यान देना है, ml लिखा है, जल्दीबाजी में हम 40.8 लिख के आ जाते हैं, हमें इसकी यूनिट क्या आती है, लीटर पर मोल। तो केमिस्ट्री आसान है बट इतनी भी आसान नहीं है, तो 0. बोलिए ml को चेंज करेंगे, मतलब 10⁻³ 408। ठीक, अब सॉल्व करिए, जो आएगा वो केल्विन। ठीक, चलिए, अब हमको क्या पूछा था, पीसी, तो पीसी के लिए तो हमें 8/27b स्क्वायर रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो b की वैल्यू ये लेंगे 0.0408 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a हो गया 3.67, 27, b कितना मिलेगा आपको 0.0408, क्यों ऐसे लिया, क्योंकि ये ml में लिखा था का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए तो आंसर आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स मैंने लिया जहाँ से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, तो जो एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, अब यहाँ में आपको देखिए, यहाँ में लीटर कर दिया, ठीक, ए की वैल्यू तो ठीक है, बी यहाँ में क्या कर दिया, लीटर में दिया, इसके पहले वाले में क्या लिखा था, ml लिखा था, इसलिए ml को हमने लीटर में कन्वर्ट किया, क्या लिख दिया। अब यहाँ में आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर अभी जो किया, वॉल्यूम पूछ रहा है, क्रिटिकल वॉल्यूम, तो VC किसके बराबर होता है, 3 इंटू बी। ठीक, और TC पूछ रहा है तो रख दीजिए, कांस्टेंट A एंड B, TC इज गिवन, PC इज गिवन, R इज गिवन, तो हमको A और B निकालना है। ठीक, बनेगा, तो चलिए, तो यहाँ से हमको वही आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, तो डिराइव करो, इसलिए बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जो भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटी बुक में ये सब टॉपिक नहीं दिया है, डिराइव नहीं किया है, फॉर्मूला नहीं है, और बिना फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ सकते, बट क्वेश्चन तो भर भर के आता है। ठीक, वो भी आगे आपको दिखाएंगे, बस यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज।
बेसिक होता क्या है, मेथड्स क्या है, कैसे किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर्स क्या है, वेपर और गैस में डिफरेंस क्या, बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है, उसको हमने देखा। ठीक, वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स में रिलेशन निकाला। ठीक, एंड देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप इस नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, जो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री सिंपल करना ही मेरा ऑब्जेक्ट है इस चैनल को ठीक डिस्कस करने का यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।